नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर पेपर 14 के जो है पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने 4 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हो। आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 5 को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सीरिया और लेबनान में फ्रांसीसी संरक्षण शासन का विवरण दें। सीरिया और लेबनान में जो है फ्रांसीसी संरक्षण किस प्रकार से था, किस प्रकार से वहां पर इन्होंने शासन व्यवस्था को चलाया, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। सीरिया और लेबनान में जो है फ्रांसीसी संरक्षण किस प्रकार से रहा था, किस प्रकार से फ्रांसीसियों ने वहां पर अपना शासन व्यवस्था को स्थापित किया था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो चलिए बिल्कुल डिटेल्स में जानते हैं, आसान से आसान शब्दों में। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही फ्रांस सीरिया तथा लेबनान के क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता था। अप्रैल 1920 में ब्रिटेन और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने मिलकर जो है सैन रेमो की संधि की, जिसके द्वारा पश्चिमी एशिया का संरक्षण प्राप्त किया। इस संधि के अनुसार सीरिया और लेबनान में फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित हो गया, जबकि फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था वो ब्रिटेन को मिल गया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद फ्रांस जो है सीरिया तथा लेबनान पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। यही कारण है कि 1920 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर सैन रेमो की संधि की, जिसके द्वारा जो है पश्चिम एशिया का संरक्षण ब्रिटेन और फ्रांस को प्राप्त हुआ। इस संधि के अनुसार जो सीरिया और लेबनान था, दो क्षेत्र, इस पर फ्रांस का जो है प्रभुत्व स्थापित हो गया, जबकि जो फिलिस्तीन का क्षेत्र था उस पर ब्रिटेन का जो है प्रभुत्व स्थापित हो गया। प्रभुत्व मतलब होता है वहां पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, अपने अनुसार से वहां पर शासन व्यवस्था चलाने लगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, सीरिया और लेबनान में फ्रांसीसी संरक्षण। आखिर सीरिया और लेबनान में जो है फ्रांसीसियों ने किस प्रकार से अपना शासन व्यवस्था को चलाया था। आपको जो है सैन रेमो की संधि को ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि सैन रेमो की संधि जो है कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 25 अप्रैल 1920 को जो है सैन रेमो सम्मेलन के निर्णय के अनुसार सीरिया और लेबनान को फ्रांसीसी संरक्षण के अधीन कर दिया गया। 24 अप्रैल जो है 1920 को सैन रेमो की संधि होती है और इस सम्मेलन ने इसके अगले दिन यानी 25 अप्रैल 1920 को अपना निर्णय दिया और निर्णय के अनुसार यह बताया कि जो सीरिया और लेबनान का क्षेत्र है ये जो है फ्रांसीसी के संरक्षण में रहेगा, फ्रांसीसी के अधीन रहेगा। यहाँ पर फ्रांसीसी जो है अपना शासन व्यवस्था को चलाएगा। इस खबर की जानकारी जब सीरिया वालों को पता चला तो सीरिया वालों ने जो है फ्रांस के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब इस बात की जानकारी सीरिया वालों को हुआ कि सीरिया में जो है फ्रांस अपने अनुसार से शासन व्यवस्था को चलाएगा, तो जो सीरिया वाले लोग थे उन्होंने फ्रांस का विरोध किया। इस अवसर का लाभ उठाकर फ्रांस ने जो है सीरिया पर आक्रमण कर दिया और 1920 में ही सीरिया पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। जब वहां पर जो है फ्रांसीसियों का विद्रोह सीरिया वालों ने किया, इसका लाभ उठाकर जो है फ्रांस ने सीरिया पर अटैक कर दिया और 1920 में ही सीरिया पर अपना अधिकार जमा लिया तथा सीरिया के जो राजकुमार था फैसल को देश से बाहर निकाल दिया। सीरिया का उस समय जो राजकुमार था, शासक था, वो था फैसल। उनको जो है फ्रांस ने उस देश से बाहर निकाल दिया। कहां से? सीरिया से बाहर निकाल दिया और वहां पर अपना शासन व्यवस्था को स्थापित किया। जिस प्रकार से जो है ब्रिटेन ने भारत को अपना गुलाम बनाया था, उस प्रकार से सीरिया पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया था, वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाया था। इस तरह से जो है सीरिया जो है फ्रांस के अधीन हो गया। अब फ्रांस के अंतर्गत ही जो है वहां पर शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था। उनके सरकार जो कहता था सीरिया वाले लोगों को वह माननी पड़ती थी। सीरिया और लेबनान के संरक्षण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया, जो इस प्रकार से है। जो सीरिया और लेबनान का जो संरक्षण काल था, यानी कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था को चलाया था फ्रांस ने, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है फ्रेंच शासन के प्रथम संरक्षण काल, यानी कि इनका जो पहला शासन काल था वो 1920 से 26 तक माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने हेडिंग बनाया फ्रेंच शासन के प्रथम संरक्षण काल, जिसमें पहले जानेंगे सीरिया पर इन्होंने किस प्रकार से शासन किया, उसके बाद जानेंगे लेबनान पर इन्होंने किस प्रकार से शासन को स्थापित किया था। फ्रांस द्वारा जो है सीरिया में प्रथम संरक्षण काल जो था वो 1920 से 26 तक माना जाता है। फ्रांस ने सीरिया पर शासन चलाने के लिए अपने 3 सैनिकों को हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया। फ्रांस का जो है सीरिया में प्रथम संरक्षण काल था वो 1920 से 26 तक माना जाता है। इस समय जो है फ्रांस ने सीरिया पर अपना शासन व्यवस्था को चलाने के लिए यहाँ पर सैनिक शासन लागू कर दिया गया। अपने 3 हाई कमिश्नर को यहाँ पर लाया गया और उसके द्वारा जो है पूरे सीरिया पर शासन व्यवस्था को चलाया गया। ये सैनिक जो है मनमानी ढंग से वहां पर शासन व्यवस्था को चलाते थे। एक प्रकार से सैनिक शासन लागू कर दिया गया था। जहां पर सैनिक शासन लागू होगा वहां पर वह अपने मनमानी ढंग से जो है वहां पर शासन व्यवस्था को चलाएगा। वहां पर लोगों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।
सैनिक जो चाहेगा वह कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब सैनिक शासन लागू कर दिया गया तो यहाँ के जनता पर अत्याचार किया गया, यहाँ के लोगों का शोषण किया गया। 1926 तक सीरिया के लोगों के लिए भूल एवं बर्बादी का काल माना जाता है। जब यहाँ पर जो है 1920 से 26 तक सैनिक शासन लागू कर दिया गया फ्रांस के द्वारा, तो यह माना जाता है कि 1920 से 26 तक का जो काल रहा था सीरिया वालों को, उसे भूल एवं बर्बादी का काल माना जाता है। फ्रांस के कमिश्नरों द्वारा पूरे सीरिया में अशांति का माहौल फैला दिया, जिससे कई विद्रोह ने जन्म लिया। फ्रांसीसी कमिश्नरों ने सीरिया में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। फ्रांस में जब कमिश्नरों के शासन व्यवस्था को लागू कर दिया तो ऐसी स्थिति में वह मनमानी ढंग से जो है कार्य करता था, जिसके कारण पूरे सीरिया में अशांति का माहौल फैला दिया, जगह जगह पर जो है विद्रोह होने लगी। फ्रांसीसी कमिश्नरों ने जो है एक नीति को अपनाया था और उस नीति को कहा जाता है फूट डालो और शासन करो की नीति। ये आपको ध्यान रखनी है कि जो फ्रांसीसियों ने सीरिया में नीति को अपनाया था वो था फूट डालो और शासन करो। इसका मतलब होता है डिवाइडेड एंड रूल। इस प्रकार से फ्रांसीसी कमिश्नरों ने सीरिया में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में आकर फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रांसीसियों ने भी सीरिया के लोगों पर फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेबनान में जो है फ्रांसीसी का किस प्रकार से शासन व्यवस्था था। तो लेबनान पर फ्रांसीसियों का जो है विशेष ध्यान रहता था। क्यों विशेष ध्यान रहता था? क्योंकि यहाँ के अधिकतर अरब ईसाई फ्रांसीसी समर्थक थे। यहाँ पर जितने भी अरब ईसाई रहते थे वह फ्रांसीसी के समर्थक थे, इसीलिए जो इन पर कम अत्याचार किया जाता था, इनका कम शोषण किया जाता था। 1925 ईस्वी में लेबनान में एक संविधान बनाया गया, जिसके अनुसार वहां गणतंत्र शासन व्यवस्था को लागू किया गया। लेबनान में जो है 1925 ईस्वी में एक संविधान का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार वहां पर जो एक गणतंत्र राज्य की स्थापना की गई। फ्रांसीसी लोग लेबनान को मजबूत और सीरिया को कमजोर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करता था। यहाँ तक कि सीरिया को जो है कमजोर करने के लिए उनके कुछ क्षेत्रों को यानी कि लेबनान में मिला दिया गया था। इसमें कहा गया है कि फ्रांसीसी लोग जो है लेबनान को अधिक महत्व देते थे, जबकि सीरिया को कम महत्व देते थे। हमेशा लेबनान को अधिक शक्तिशाली या मजबूत बनाना चाहते थे, जबकि सीरिया को कमजोर बनाना चाहता था। यही कारण है कि सीरिया के कुछ क्षेत्रों को काटकर और कहाँ दे दिया गया था? लेबनान में, ताकि उनको मजबूत किया जा सके, जिसके चलते सीरिया को जो है व्यापारी क्षेत्रों में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। जो सीरिया के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां पर व्यापारिक केंद्र था, उन्हीं को काटकर और लेबनान को दे दिया था, जिससे व्यापारिक क्षेत्रों में इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो फ्रांसीसी लोग था वह अपने संस्कृति और भाषा को जबरन सीरिया वालों पर थोपने लगा, जो सबसे बड़ा कारण बना विद्रोह का। फ्रेंच सरकार के इन सभी नीतियों के खिलाफ 1925 में सीरिया में जो है भयंकर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया, जिसका नारा था एकता और स्वतंत्रता। फ्रेंच सरकार ने जब सीरिया वालों पर जो है अपनी भाषा और संस्कृति को थोपने लगा तो ऐसे स्थिति में वहां के लोग परेशान हो गए, और परेशान होने के कारण जो है फ्रांसीसी सरकार के नीति के खिलाफ 1925 में भयंकर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया, और जिसका एक ही नारा था, और नारा वो था एकता और स्वतंत्रता। इस आंदोलन में सीरिया वालों को काफी हद तक सफलता मिली। 2 फ्रेंच सैनिक टुकड़े को जो है इन्होंने पराजित भी कर दिया। इनकी सफलता को देखकर जो फ्रेंच अधिकारी यहाँ थे वो यहाँ से भाग गए। इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो कमिश्नरों का निरंकुश शासन माना जाता है। कमिश्नरों का यहाँ के लोगों पर अत्याचार और शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यही कारण था कि सीरिया वालों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार से कमिश्नरों का निरंकुश शासन इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार था। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है फ्रेंच अधिकारियों ने शहरों एवं गांवों में बम गिराया, जिससे जान एवं माल की हानि हुई। यहाँ पर फ्रेंच का बहुत बड़ा बदनामी भी हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए फ्रेंच सरकार ने क्या किया? तो यहाँ के जो शहर थे और गांव थे वहां पर बम को गिराया गया, जिससे यहाँ पर जान और माल का काफी नुकसान हुआ, काफी क्षति हुआ। यही कारण है कि फ्रेंच सरकार का पूरे विश्व में आलोचना किया गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है फ्रेंच शासन का दूसरा संरक्षण काल। इसका दूसरा संरक्षण काल कब से कब था और किस प्रकार से इन्होंने दूसरा संरक्षण काल में शासन व्यवस्था को लागू किया था। फ्रांसीसी संरक्षण का दूसरा काल जो माना जाता है 1926 ईस्वी से शुरू होता है, जब सीरिया में जो है विद्रोह गंभीर स्थिति धारण कर ली। 1926 ईस्वी में जब सीरिया में विद्रोह बहुत गंभीर स्थिति धारण कर ली, तब फ्रेंच शासन का दूसरा संरक्षण काल प्रारंभ होती है। इस विद्रोह को देखकर फ्रांसीसी सरकार ने जो है पॉनसेट नामक व्यक्ति को सीरिया का कमिश्नर बनाकर भेजा, ताकि सीरिया में विद्रोह को दबाया जा सके। जब विद्रोह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था तो ऐसे स्थिति में फ्रांसीसी सरकार ने एक ऐसे
सैनिक को वहां भेजा, एक ऐसे कमिश्नर को भेजा जो उदारवादी विचारधारा का था, और उनका मानना था कि ये कमिश्नर जो है वहां पर जाकर जो वहां पर अशांति फैला हुआ है, जो विद्रोह बढ़ रहा है, उनको दबा देगा आसानी से। इसीलिए जो है पोनसेट को यहाँ पर भेजा गया था कमिश्नर बनाकर, ताकि सीरिया में विद्रोह को आसानी से दबाया जा सके। यह कमिश्नर उदारवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जिसके कारण यहाँ के राजनीतिक दल के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उसने सीरिया में जो है संसद के लिए चुनाव भी करवाया और निर्वाचित सदस्यों से संविधान निर्माण के लिए भी कहा। जब यहाँ पर जो है उदारवादी विचारधारा वाले पोनसेट कमिश्नर को भेजा गया, तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ के जो राजनीतिक दल था उसके साथ अच्छा संबंध स्थापित करना चाहा, ताकि विद्रोह को आसानी से शांतिपूर्ण रूप से दबाया जा सके और यहाँ पर फ्रांसीसी का शासन भी स्थापित रहे। इसीलिए जो है पोनसेट ने यहाँ पर संसद के लिए चुनाव भी करवाया, और यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य हुए उनसे कहा गया कि आप अपना संविधान को बनाइए, अपना संविधान का निर्माण कीजिए। और इस प्रकार से 7 अगस्त को संसद में एक संविधान की रूपरेखा को तैयार किया गया, जिसमें 2 क्षेत्र लेबनान और सीरिया को मिलाकर एक संयुक्त राज्य बनाने की बात करी गई थी। जब 7 अगस्त को संसद में एक संविधान की रूपरेखा को तैयार किया गया, उसमें कहा गया था कि जो लेबनान है और सीरिया है वह अलग अलग राज्य नहीं होगा, बल्कि दोनों एक ही राज्य होगा, जिसका एक ही संविधान होगा। संसद ने पहले अधिवेशन में ही फ्रांसीसी संरक्षण का विरोध किया, और इस संसद में फ्रांसीसी संरक्षण का विरोध किया कि यहाँ पर हम लोगों का अधिकार है, आखिर विदेशी लोग यहाँ पर आकर कैसे शासन व्यवस्था को चला रहा है। जब संविधान का निर्माण सीरिया वालों ने किया तो फ्रांस के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। भाई, अगर कोई देश किसी और देश पर जाकर कब्जा कर लेता है अपना शक्ति को दिखाकर, तो ऐसे स्थिति में जब हम अपना कानून बनाएंगे तो उसके हितों को हम क्यों ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर सीरिया वालों ने भी यही किया। जब यहाँ पर विधि का निर्माण किया गया तो फ्रांसीसियों के हितों के लिए कोई ध्यान नहीं रखा गया। यही कारण है कि जो पोनसेट नामक कमिश्नर था, इसने जो है इस संविधान को रद्द कर दिया। इन्होंने कहा, भाई मेरे हितों के लिए तो आपने कुछ बात करी ही नहीं है संविधान में, तो हम इस संविधान को लागू ही नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से इस संविधान को इन्होंने रद्द कर दिया, और 1930 में उसने जो है संसद को भी भंग कर दिया तथा संविधान को रद्द करके उन्हें टोकरी में डाल दिया। यहाँ पर राष्ट्रवादी नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो दोबारा से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1930 में जो है पोनसेट ने संसद को भंग कर दिया, और इन्होंने जो संविधान बनाया था सीरिया वालों ने, उस संविधान को भी रद्द करके और उनको एक टोकरी में डाल दिया। जब इस तरह से किया गया पोनसेट द्वारा, तो यहाँ पर जो है जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे फ्रांसीसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तो दोबारा से जो है विद्रोह का रूप ले लिए। कहाँ पर? सीरिया में। सीरिया वासी फ्रांस के शासन व्यवस्था से पूरी तरह से असंतुष्ट थे, जिसके कारण बार बार जो है उनका विरोध किया जा रहा था। अंततः सीरिया और फ्रांस के बीच एक संधि 25 वर्ष के लिए किया गया, जिसमें कुछ शर्तों को रखा गया था, जो इस प्रकार से है। यहाँ पर जो है सीरिया वासियों पर फ्रांस द्वारा अत्याचार और शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण से यहाँ के जो लोग थे पूरी तरह से असंतुष्ट थे। यही कारण है कि बार बार जो है फ्रांस का विरोध कर रहा था। कौन? सीरिया वाले लोग। अंततः सीरिया और फ्रांस के बीच जो है एक संधि होती है। कितने वर्षों के लिए? 25 वर्षों के लिए। इसमें कुछ शर्तों को रखा गया था, जो इस प्रकार से। पहला था, जल डमरू मध्य सीरिया के अधीन किया गया, साथ ही उनके लिए जो है पृथक शासन की भी व्यवस्था की गई। जल डमरू मध्य जो था, यह एक समुद्री क्षेत्र था जहां से व्यापार करना काफी आसान होता था। यही कारण है कि इस क्षेत्र पर फ्रांस अपना कब्जा जमा कर रखा था। तो इस क्षेत्र को जो है सीरिया वालों को देना पड़ा, किसको? फ्रांस को। और यहाँ पर पृथक शासन व्यवस्था को लागू किया गया। फ्रांस ने जो है सीरिया पर एकता कायम रखने का भी वचन दिया। फ्रांस ने यह वचन दिया कि सीरिया पर जो है एकता कायम रखा जाएगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीरिया के 2 हवाई अड्डों पर फ्रांस का अधिकार हो गया। इसमें यह भी कहा गया कि सीरिया के सरकार फ्रेंच को सभी प्रकार की सुविधा देगी। सीरिया के जो 2 हवाई अड्डे थे उस पर फ्रेंच का जो है अधिकार हो गया। सीरिया के जो 2 हवाई अड्डे थे उस पर जो है फ्रेंच सरकार का अधिकार हो गया। और इसमें कहा गया कि सीरिया के सरकार जो है फ्रेंच को सभी प्रकार की सुविधा देगा। चौथा है, फ्रांस के राजदूत को कोरिया की सरकार अन्य राजदूतों की अपेक्षा अधिक आदर व सम्मान देगी। यहाँ पर कहा गया कि जो फ्रांस के राजदूत है, जो फ्रांस के एम्बेसडर है, उसको अधिक अधिकार दिया जाएगा। किसके तुलना में? अन्य राजदूतों की तुलना में। अन्य देशों के जो राजदूत यहाँ आएंगे उसके तुलना में जो है फ्रांस के राजदूतों को अधिक अधिकार देना होगा। तो इस बात को भी सीरिया वालों ने मान ली, साथ देगा, उनका सहयोग करेगा। छठा था, इस संधि के बाद सीरिया में 1936 में आम चुनाव हुआ, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया गया। और 7वां था, जबकि छोटे छोटे जो प्रशासनिक कार्य था वो फ्रेंच कमिश्नरों को दे दिया गया। तो इस प्रकार से जो है 1936 में सीरिया में आम चुनाव हुआ, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चुना गया, और जो छोटे छोटे प्रशासनिक कार्य था वो फ्रेंच कमिश्नरों के अधीन कर दिया गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं फ्रेंच शासन का तीसरा संरक्षण काल।
फ्रेंच शासन का जो तीसरा संरक्षण काल था वो 1939 से लेकर 1946 तक माना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो सीरिया और लेबनान के सभी इच्छाएं नष्ट हो गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 में, तो ऐसी स्थिति में जितने भी वादे किए थे कौन, फ्रांस, सीरिया और लेबनान से, उन सभी वादा को इन्होंने पूरा नहीं किया। यही कारण है कि जो सीरिया और लेबनान का इच्छा था वो पूरी तरह से यहाँ नष्ट हो गया। फ्रांस ने सीरिया और लेबनान के कई शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पर पूरे विश्व में जो है युद्ध छिड़ गया था। ऐसी स्थिति में सीरिया वालों की क्या अधिकार सुनी जाती, सीरिया वालों के हक के लिए क्या आवाज उठाया जाता। यही कारण है कि फ्रांस ने जो है सीरिया और लेबनान के किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया था। फ्रांस ने सीरिया के कुछ क्षेत्र को तुर्की को सौंप दिया, जिससे यहाँ के नेताओं की जो इच्छा थी वह पूरा नहीं हो सका। जब फ्रांस ने कुछ क्षेत्र को तुर्की को सौंप दिया, ऐसी स्थिति में यहाँ के जो नेताओं का इच्छा था वह बिल्कुल ही पूरा नहीं हो सका। यही कारण है कि यहाँ के नेताओं ने फ्रांसीसी नीति के कारण अपने पद को ही त्याग दिया। फ्रांस ने सीरिया पर पुनः कमिश्नरों का निरंकुश शासन स्थापित कर दिया। जब यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी नेताओं की बात नहीं सुनी गई, यहाँ के आम जनता की बात नहीं सुनी गई, तो ऐसी स्थिति में सीरिया में जो सरकार बनाई गई थी उन सभी लोगों ने अपने पद को ही त्याग दिया। जिस प्रकार से भारत में असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, जब यहाँ के नेताओं की बात को अंग्रेज अधिकारी नहीं सुनते थे, अंग्रेजी सरकार नहीं सुनते थे, तो यहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन सभी ने अपने पद को ही त्याग देते थे। उसी प्रकार से जब सीरिया के राष्ट्रवादी नेताओं की बात को नहीं सुना गया फ्रांसीसी सरकार द्वारा, तो यहाँ पर जो सीरिया के राष्ट्रवादी नेता था उन सभी ने जो है अपने पद को ही त्याग दिया। जिसके बाद सीरिया में पुनः से फ्रांसीसियों ने कमिश्नरों की शासन को स्थापित कर दिया। इस प्रकार से जो है फ्रांस ने सीरिया पर पुनः कमिश्नरों का निरंकुश शासन को स्थापित कर दिया। उसके बाद है 10 जुलाई 1939 को उसने सीरिया और लेबनान के संविधान को स्थगित कर दिया और संसद को भंग कर दिया गया। 10 जुलाई 1939 ईस्वी में जब पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध बहुत तेजी से चल रहा था, उसी दौरान फ्रांसीसी सरकार ने सीरिया और लेबनान के संविधान को जो है स्थगित कर दिया, उनको रद्द कर दिया और संसद को जो है पूरी तरह से भंग कर दिया। क्योंकि इस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, जिसके कारण 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को पराजित कर दिया। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध बहुत तेजी से छिड़ चुका था। यही कारण कि 1940 आते आते जर्मनी ने जो है फ्रांस को पराजित कर दिया। जब फ्रांस को पराजित कर दिया उसके बाद फ्रांस का यहाँ पर पतन हो जाता है और सीरिया और लेबनान को जो है जर्मनी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। यानी कि जब फ्रांस का पतन हो गया उसके बाद सीरिया और लेबनान जो था उन्होंने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया, क्योंकि सीरिया और लेबनान वालों के समक्ष कोई उपाय नहीं था। यही कारण है कि इन्होंने जर्मनी के अंतर्गत खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ फ्रांस का संरक्षण काल समाप्त होता है और यहाँ पर जो है जर्मनी का संरक्षण काल प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, आपके एक लाइक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, तो आप बिल्कुल जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आपको अगर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर ले सकते हो। 7 डेज के लिए 25% ऑफ दिया गया आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।